Hello students. Today we will study the non-trading organization. What is the non-trading organization and the accounting of the non-trading organization. ठीक है. अब अकाउंटिंग नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग समझने के पहले सबसे पहले अपने को समझना पड़ेगा कि भैया नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है और उसमें अकाउंटिंग करने की जरूरत क्यों पड़ती है. ठीक. अब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को अपन बोलते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. अब इनका मेन मोटो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता तो कुछ ना कुछ मोटो के साथ, कुछ ना कुछ एम के साथ तो ये काम करते होंगे. तो इनका मेन एम होता है सोसाइटी में सर्विस रेंडर करना. इनका मेन एम होता है सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना. डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी को वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. अब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अब मैंने बताया कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के मीनिंग में कि इनका मोटो पैसा कमाना होता ही नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना होता ही नहीं है, तो भैया अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या अपन इसमें अकाउंटिंग करेंगे ही नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है. इसमें भी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, लेकिन अकाउंटिंग करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है. जैसा कि अपन ने ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, जो अपन ने पिछले सेशन में समझा था, उसमें ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में अपन ने क्या क्या अकाउंट बनाए थे. सबसे पहले अपन ने बनाया था ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बाद बनाया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर लास्ट में अपनी बनी थी बैलेंस शीट. वैसे ही यहाँ पे भी प्रॉपर 3 अकाउंट ही मेंटेन होंगे, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता था, अपन ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते थे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट की बात तो हो ही नहीं रही. तो ट्रेडिंग अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो अपन आज समझेंगे. ठीक है. फिर उसके बाद दूसरा होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल बी रिप्लेस्ड बाय द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. और बैलेंस शीट में होते हैं असेट्स एंड लायबिलिटीज. तो भैया जैसे असेट्स एंड लायबिलिटीज का स्टेटमेंट आपका ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता था, वैसे ही आपका असेट्स एंड लायबिलिटीज का स्टेटमेंट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बनेगा. क्योंकि ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में असेट्स एंड लायबिलिटीज चेंज नहीं होती. जो असेट्स ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए असेट है, वही के वही असेट नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी असेट है ही. ठीक है. अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि भैया अपन अकाउंटिंग करते ही क्यों हैं. ठीक है. उसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा. कुछ बेसिक पॉइंट्स उनसे समझ में आ जाएगा कि भैया नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सोर्स ही होता है पैसा जनरेट करने का, डोनेशन. ठीक है. अब भैया वो कुछ चीज को बना के बेच तो नहीं रहे कि भैया आपको उससे इनकम हो, तो वो क्या करते हैं, डोनेशन के फॉर्म में, जो भी मतलब जिनके पास पैसा होता है वो अपने मर्जी से कुछ पैसा डोनेट कर देते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को, एनजीओ को. ठीक है. अब वो जो पैसा डोनेट करते हैं, वो क्यों डोनेट करते हैं, उनका पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है, उनको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए होती है. अब वो नॉलेज अपन कहाँ से दे पाएंगे जब अपन ने उनकी अकाउंटिंग करी ही नहीं हो, उनका पैसा, उनसे जो पैसा मिला है उसको अपन ने कहीं सही तरीके से लिखा ही नहीं है, तो अपन उनको कैसे स्टेटमेंट दे पाएंगे कि भैया आपने जो पिछली बार पैसा दिया था उसको हमने इस तरीके से यूज किया, या आप जो अब पैसा दोगे उसको हम इस तरीके से यूज करने वाले हैं, हमारा फर्दर प्लान क्या है. तो आप उस तरीके से जब उन्हें बता ही नहीं पाओगे तो कोई भी डोनेटर आपके फर्म में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा डोनेट करने के लिए तैयार नहीं होगा. ठीक है. लेकिन अकाउंटिंग प्रॉपर रहेगी तो आप क्या करोगे, प्रॉपर बता पाओगे कि हाँ भैया आपका पैसा जो हमने लिया था उसको इस तरीके से खर्चा किया है और हमारे फ्यूचर प्लान्स ये हैं. दूसरा पॉइंट आता है कि भैया जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इनको भी टैक्स पे करना पड़ता है. ठीक है. ऐसा तो है नहीं कि ये टैक्स फ्री होते हैं. कुछ हद तक इनको टैक्स फ्री होता है, पूरा कंप्लीटली टैक्सेबल इनकम नहीं होती इनकी, लेकिन इन्हें भी टैक्स पे करना होता है. अब वो टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा, टैक्स का असेसमेंट कैसे होगा, इनकम पे. अब इनकम कहां से निकलेगी, जब आप प्रॉपर अकाउंट रखोगे तो ही आपके पास इनकम पता चलेगी कि भैया उस ऑर्गेनाइजेशन की इनकम कितनी है, और वो टैक्स को असेस कर पाएंगे. ठीक है. तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जिनके कारण नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी अकाउंटिंग मेंटेन करना पड़ती है. ठीक. अब यहाँ पे देखें अपन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, तो सबसे पहला अकाउंट जो अपना बनता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में वो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. अब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है, बात आ जाती है इसके नेचर पे. तो इसका नेचर होता है रियल अकाउंट. ठीक है. रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज नोन एज द रियल अकाउंट. इसका नेचर रियल अकाउंट का होता है. क्यों? क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरी कैश के बेसिस पे होती है. ठीक है. तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं रियल अकाउंट. ठीक. ये इसका एक बेसिक नेचर होता है. अब इसमें कुछ फीचर्स होते हैं कि भैया डेबिट साइड में आपका जो डेबिट कॉलम है उसको आप डिनोट करोगे रिसीप्ट कॉलम से, जो आपका क्रेडिट साइड का कॉलम है उसको आप डिनोट करोगे पेमेंट कॉलम से. ठीक है. तो जो आपका क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट को डिनोट करता है, और जो डेबिट साइड होता है वो रिसीप्ट को डिनोट करता है. ठीक. अब ये हो गया आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट. अब इसके अंदर अपन क्या क्या चीज रिकॉर्ड करते हैं. अब भैया रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है और कैश के बेसिस पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सारे कैश रिसीप्ट, वेदर इट इज ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रेवेन्यू नेचर, कैपिटल नेचर के हो चाहे रेवेन्यू नेचर के हो, सारी कैश रिसीप्ट कहाँ आएगी, रिसीप्ट वाले कॉलम में. और कैश पेमेंट, वेदर इट इज ऑफ कैपिटल नेचर और ऑफ रेवेन्यू नेचर, वो जाएंगे आपके काय में, कैश पेमेंट में. ठीक है. तो ये अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है भैया रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट होती क्या है.
ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट होती है भैया जो रिकरिंग नेचर की होती है, जो बार बार आपको होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, बार बार वो होती है, वो रिसिप्ट होती है आपकी कौन सी, रेवेन्यू रिसिप्ट। फिर दूसरा आता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो भाई आपकी नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, आपने एक बार आपको उससे पैसा मिल गया, वो आपको बार बार नहीं मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका पेमेंट में, तो पेमेंट में भी वही होता है, रेवेन्यू पेमेंट कौन सी होती है, जो आपकी भैया रिकरिंग नेचर की है, बार बार आपको उसकी पेमेंट करना है। और कैपिटल पेमेंट कौन सी पेमेंट होती है, जो आपको एक बार पे करना है, उसकी बार बार आपको पेमेंट नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्चुअल रेवेन्यू रिसीप्ट में सबसे पहला है आपका बैलेंस भैया, जो पिछले साल का मतलब पिछले ईयर का आपका जो बैलेंस बचा हुआ है वो ट्रांसफर होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। पिछले ईयर में आपका जो भी कैश बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पे, डेबिट साइड में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के। फिर उसके बाद आपका लिखाता है सब्सक्रिप्शन। अब ये सब्सक्रिप्शन क्या होती है कि जब भी कोई मेंबर फॉर्म में एंटर होता है या सब्सक्रिप्शन, जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, मंथली या ईयरली बेसिस पे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। अब जो अमाउंट पे करते हैं नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को, उसको बोलते हैं क्या, सब्सक्रिप्शन। कि भैया कुछ ऑर्गेनाइजेशन वो सब्सक्रिप्शन मंथली लेती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ईयरली लेती हैं, तो उस बेसिस पे वो क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन की पेमेंट करते हैं, और वो सब्सक्रिप्शन आ जाती है आपकी रिसिप्ट साइड में, क्योंकि जो मेंबर है वो पे कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो वो क्या है, एक रिसिप्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डोनेशन। जैसे कि मैंने बताया कि डोनेशन क्या होता है भैया, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे मेन सोर्स क्या होता है पैसा कमाने का, डोनेशन होता है। सबसे पैसा आने का सबसे मेन सोर्स क्या होता है, डोनेशन होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका इनकम फ्रॉम लेक्चर्स। अब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, डिफरेंट जगह पे अपने लेक्चर्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराती है, इन द सेंस सेमिनार वगैरह लगाती हैं, और उसके लिए क्या करती है, मोटिवेशनल सेमिनार्स वगैरह लगाते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, वो कुछ पैसा चार्ज करते हैं। तो वो जो पैसा चार्ज करते हैं वो उनके लिए क्या होती है, इनकम होती है, रिसिप्ट होती है, तो वो रिसिप्ट वाले कॉलम में आ जाती है आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका क्या, प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट। अब भैया जैसे कि उन्होंने सेमिनार्स लगाया, लेक्चर्स लिए, वैसे ही क्या करते हैं, वो कुछ चैरिटी शो करते हैं, एंटरटेनमेंट शो करते हैं, ड्रामा वगैरह करते हैं, प्लेस वगैरह करते हैं, उससे जो इनकम जनरेट होती है वो कहाँ आ जाती है, इनकम फ्रॉम एंटरटेनमेंट, प्रोसीड फ्रॉम एंटरटेनमेंट में आ जाती है आपकी रेवेन्यू रिसिप्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट, रेंट, उनने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, वो हो गया इंटरेस्ट। रेंट, उनके पास कोई हॉल वगैरह है या कोई चीज है जिसपे उनको रेंट मिल रही है, वो हो जाएगी रिसिप्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद सेल ऑफ न्यूज़पेपर। सेल ऑफ न्यूज़पेपर मतलब कि उनके पास जो पुराने न्यूज़पेपर इकट्ठे हो जाते हैं, उनको जब वो बेचते हैं, जिसको अपन जनरल लैंग्वेज में कहें, बिल्कुल आम भाषा में, तो जिसको अपन रद्दी बोलते हैं, रद्दी बेच के जो पैसा आता है वो आ जाता है आपका रिसिप्ट कॉलम में, रेवेन्यू रिसिप्ट के। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। आगे सबसे पहले है कैपिटल रिसिप्ट में, एक्चुअल कैपिटल रिसिप्ट में है आपका लीगेसीज। लीगेसीज क्या होता है, लीगेसीज एक टाइप का डोनेशन ही होता है, बट वो क्या होता है कि भैया अपन ने एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी पर्सन को अपनी मर्जी से कुछ पैसा दे दिया, वो हो जाता है लीगेसीज। लेकिन वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में तो शो होगा, क्योंकि वो एक रिसिप्ट है, लेकिन वो इसके बाद ट्रांसफर होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता, क्योंकि वो जो लीगेसी होती है वो क्या होती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, ठीक है। फिर आता है आपका एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी क्या होता है, जब भैया कोई भी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, या कोई भी मेंबर किसी भी कमिटी से जुड़ता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है, तब वो क्या करता है, जब भी एंट्रेंस होता है तब वो कुछ फी पे करता है, ठीक है। उस फी को बोलते हैं अपन एंट्रेंस फी। अब भैया फीस रिसीव कर रही है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो रिसिप्ट साइड में आ गया, ठीक है। लेकिन ये कैपिटल रिसिप्ट क्यों है, क्योंकि ये भी नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। जो भी मेंबर एंटर हुआ है वो एक ही बार एंटर होगा, ऐसा थोड़ी है कि भैया फिर से एग्जिट होगा, फिर एंटर होगा, फिर एग्जिट होगा, फिर एंटर होगा, और हर बार एंट्रेंस फी पे करेगा। एक बार अगर वो एंटर हो गया तो फिर वो एंटर रहेगा, फिर वो सब्सक्रिप्शन फी बार बार पे करेगा, लेकिन एंट्रेंस फी तो वो एक ही बार पे करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है, ये वो फंड होता है जो अपन किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्टेनली फिक्स अमाउंट अपन पे करते हैं, वो होता है एंडोमेंट फंड। कि भैया मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्टेन है कि भैया मैं पर्टिकुलर एक कोई भी एनजीओ ले लेता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लो आप एनजीओ का, जो भी आप जानते हो, उसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं कि भैया मैंने पर्टिकुलर एनजीओ को हर साल पहली तारीख को इतना पैसा, मैं एक फिक्स अमाउंट हो उतना पैसा मैं पहुंचाता हूं एज अ फंड, वो होती है क्या, एंडोमेंट फंड। अब भैया जो मैं फिक्स अमाउंट बचा रहा हूं ना, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबिलिटी होती है कि भैया वो फंड सही तरीके से यूटिलाइज हो, इसलिए वो क्या होता है कि एक कैपिटल रिसिप्ट कंसिडर होती है, और आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एक्चुअल कैपिटल रिसिप्ट के नीचे शो होती है। फिर उसके बाद आता है लाइफ मेंबरशिप फी। अब लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है कि कोई पर्सन होते हैं कि भैया क्या करते हैं, भाई साल भर
2 साल 5 साल, वो एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि भैया मैं टोटल इतना पैसा दे रहा हूं हमेशा के लिए, तुम्हारा मेंबर बन गया, अब मैं बार बार सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको पे नहीं करूंगा। मतलब वी कैन से दैट द लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन उनने एक ही बार में पे कर दिया, उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फी। अब जाहिर सी बात है कि वो बार बार पे नहीं करेंगे तो वो नॉन रिकरिंग नेचर का है, तो नॉन रिकरिंग नेचर का है तो फिर वही बात आ गई कि यह जाएगा आपका कैपिटल रिसिप्ट के नीचे। फिर उसके बाद है आपका क्या, डोनेशन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि डोनेशन अपन ने ऊपर भी लिखा था, डोनेशन नीचे भी आ गया। एक डोनेशन रिकरिंग नेचर का है, एक डोनेशन नॉन रिकरिंग नेचर का है। एक डोनेशन को अपन ने बोल दिया कि भैया वो रेवेन्यू रिसीप्ट है, दूसरा डोनेशन को बोल दिया कैपिटल रिसीप्ट है। ऐसा क्यों हुआ? अब जो डोनेशन होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो इसके लिए डोनेशन के टाइप समझना जरूरी है। डोनेशन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल डोनेशन, दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। अब जनरल डोनेशन में क्या होता है कि भैया मैंने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी इंस्टीट्यूट को पैसा दे दिया कि आप उसको इस तरीके से यूटिलाइज, मैंने आपको पैसा दे दिया, आपको उसको जैसे यूज करना है आप उसे यूज कर सकते हो, ये हो गया जनरल डोनेशन। ठीक है, तो ये एक इनकम होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फिर दूसरा होता है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब मैंने डोनेशन दिया, साथ ही साथ उनके साथ एक शर्त रख दी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई वाली बात, कि इस पैसे को आपको इसी तरीके से खर्चा करना है, तो ये हो जाएगा क्या, आपका एक स्पेसिफिक डोनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ये स्पेसिफिक डोनेशन है, इसलिए ये कहा जाता है आपका कैपिटल रिसीप्ट, कैपिटल नेचर का होता है और ये आ जाता है कैपिटल रिसीप्ट के नीचे। फिर उसके बाद है आपका सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब फिक्स्ड एसेट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास फिक्स्ड एसेट है उसको वो बेचता है, उससे जो भी प्रोसीड उसको मिलती है, जो भी उसको पैसा मिलता है वो क्या होगा, एक ही बार मिलेगा, बार बार वो एसेट तो बेच नहीं सकता उसने, क्योंकि उसको एक बार बेच दिया तो उसकी क्या हो गई, ओनरशिप तो ट्रांसफर हो गई ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे पर्सन के पास, जिसको भी उसने उस चीज को बेचा है, तो डबल से उसको वो बेच नहीं सकता, इसलिए वो क्या होती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है और वो कैपिटल रिसीप्ट के नीचे शो होती है। फिर उसके बाद आता है आपका पेमेंट वाले कॉलम पे आते हैं। पेमेंट वाले कॉलम में सबसे पहले एक्चुअल रेवेन्यू पेमेंट है। एक्चुअल रेवेन्यू पेमेंट में आ जाता है आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे यहाँ पे बैलेंस उतरा था, जो कैश बैलेंस था, जो अपना पिछले साल का जो कैश बैलेंस बचा था, वो अपन ने डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया था। अब क्या होगा कि भैया अगर हर बार जरूरी नहीं है कि अपने पास कैश बचे, कुछ बार क्या होता है अपन ओवरड्राफ्ट भी कर जाते हैं, मतलब अपने एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, पेमेंट ज्यादा होती हैं और रिसीप्ट्स क्या होती हैं, कम होती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपने पास कैश का डेफिसिट आ जाता है, बैंक अपन ओवरड्राफ्ट कर जाते हैं। तो ओवरड्राफ्ट वाला जो बैलेंस होता है वो कहां ट्रांसफर होता है, आपका सीआर साइड में ट्रांसफर होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से। ठीक है, फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि प्रिंटिंग हो गया, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस हो गए, स्टेशनरी एक्सपेंसेस हो गए, जो भैया स्टेशनरी वगैरह खरीद ली, न्यूज़पेपर मतलब आपका पेन पेंसिल, जो भी चीज आपके स्टेशनरी में यूज होती है वो स्टेशनरी मटेरियल हो गया। न्यूज़पेपर हो गया, जो डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पे खर्चा होता है। मैगजीन्स वगैरह जो आती है मंथली बेसिस पे, रिकरिंग नेचर में, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, वो हो जाती है आपकी मैगजीन्स। ठीक है, फिर उसके बाद रिपेयर्स वगैरह पे जो पैसा खर्चा होता है कि भैया जो भी प्लांट वगैरह है उनके पास, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो भी प्लांट है, मशीन है, उस पर जो रिपेयर पे पैसा खर्चा हो रहा है वो रिपेयर्स आ जाता है। एडवर्टाइजमेंट, वो अपने एनजीओ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भैया हम ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, हम इस तरीके से इसमें काम करते हैं, या उनने कोई चीज को मैन्युफैक्चर करा है कि या किसी से मैन्युफैक्चर करवाया है, उसको सेल करने के लिए क्या करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं, तो उस पर जो पैसा खर्चा होता है वो एडवर्टाइजमेंट के पेमेंट कॉलम में आ जाता है। फिर उसके बाद है सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस, सैलरी वगैरह जो पे कर रहे हैं अपने वर्कर्स को। ठीक है, फिर उसके बाद रेंट, अगर वो जिस भी बिल्डिंग में या जिस भी प्रेमिसेस में काम कर रहे हैं उसका रेंट पे कर रहे हैं तो वो रेंट में आ जाएगा। इंश्योरेंस, अगर उन्होंने अपने बिल्डिंग प्रेमिसेस की या कोई भी चीज की इंश्योरेंस करवाई है तो वो इंश्योरेंस में आ जाता है। फिर उसके बाद म्यूनसिपल टैक्स, जो वहाँ की लोकल गवर्नमेंट होती है या लोकल म्यूनसिपैलिटी होती है उसको जो टैक्स पे करते हैं वो हो जाता है म्यूनसिपल टैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद कैपिटल पेमेंट में कहें तो कैपिटल पेमेंट कौन सी पेमेंट होती है भैया, जो रिकरिंग नेचर की नहीं होती, मतलब जिसको अपन ने एक बार पे कर दिया, जैसे कि अपना बुक्स हो गई, फिक्स्ड एसेट हो गए। ठीक है, तो बुक्स वगैरह, जो बुक्स खरीद ली नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ने, वो क्या हो गया आपका, एक ही बार होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट मतलब उन्होंने बिल्डिंग वगैरह खरीद ली, लैंड खरीद ली, तो वो एक फिक्स्ड एसेट है, उसको एक बार खरीद लिया, फिर उसको वो बाहर फिर से वही बिल्डिंग को नहीं परचेस कर सकते। अब एक क्वेश्चन आ जाता है भैया उन्होंने एक बार बिल्डिंग खरीद ली तो दूसरी बार बिल्डिंग खरीद सकते हैं? ऐसा तो हो नहीं कि वो फिर से नहीं खरीद सकते, वो तो रिकरिंग नेचर का हुआ। ठीक है, उसका जवाब क्या है कि भैया फिर से वो बिल्डिंग तो खरीद सकते हैं, लेकिन जो बिल्डिंग वो पहले खरीद चुके हैं वही बिल्डिंग फिर से नहीं खरीद सकते, है ना, जाहिर सी बात है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल में भी वही बात आ जाती है कि भैया एक बार खरीद लिया, ऐसा थोड़ी है कि अगली बार वो फिर से बैट नहीं खरीदेंगे या फिर से बॉल नहीं खरीदेंगे। जो बॉल खरीद चुके हैं उसको वो फिर से नहीं खरीदेंगे, वो तो उनका एक एसेट बन चुका है ना, तो इसलिए वो हो गया आपका कैपिटल पेमेंट के अंदर कंसिडर होता है। कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, को जमीन खरीदी है या बिल्डिंग खरीदी है उसकी जो भी कॉस्ट है ना। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उनने जो इन्वेस्टमेंट किया है
वो हो जाएगा आपका क्या, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो किया है लॉन्ग टर्म लॉन्ग नेचर का, वो हो जाएगा आपका क्या, कैपिटल पेमेंट में। फिर उसके बाद फर्नीचर वगैरह उन्होंने जो परचेज किया है वो हो जाएगा आपका कैपिटल नेचर में, उस पर भी कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में क्या करते हैं अपन, वही बैलेंस निकालते हैं, भैया अपने एक्सपेंडिचर ज्यादा है, मतलब अपनी रिसिप्ट ज्यादा है क्या, पेमेंट ज्यादा है। अपन जनरल सिनेरियो लें तो अपन यही कंसिडर करते हैं कि भैया रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट कम है, इसलिए अपन पेमेंट साइड में क्या करते हैं, बैलेंस को शो करते हैं एज अ फॉर्मेट में। लेकिन ऐसा कभी भी कंफर्म नहीं होता, ऐसा कहीं भी फिक्स नहीं है कि भैया कि रिसिप्ट ही ज्यादा होंगी, पेमेंट भी कई बार ज्यादा हो सकती है, तब अपना बैलेंस किस तरफ बचेगा, आपका रिसिप्ट वाले साइड में बचेगा, जो अपन जब अगले साल की अकाउंटिंग करेंगे तो वो कहां जाएगा, आपका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से पेमेंट वाले कॉलम में शो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब अपन अगली वीडियो में देखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है। फिर और उसके अपन कुछ एग्जांपल्स और समझेंगे। फिर उसके बाद अपन आगे इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट को आगे बढ़ाते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंटिंग को भी समझेंगे, ठीक है। बाय।